श्री राम नारायण पांडे इंटर कॉलेज पुसर संत कबीर नगर में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है प्यारे बच्चों। जैसा कि आज हम इंडो चाइना राष्ट्रवादी आंदोलन के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान हाई स्कूल का फर्स्ट पार्ट इस वीडियो के माध्यम से आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे कि वियतनाम में किस तरह से यूरोपियन और पाश्चात्य देशों का खेल चलता है। पहले तो वियतनाम को अपने आगोश में लोग औपनिवेशिक देश बनाते हैं, वहाँ के शिक्षा संस्कृति को ध्वस्त करने की कोशिश करते हैं, वहाँ का नागरिक जगता है, वहाँ की महिलाएं जगती हैं और फिर एक सोच बदलती है कि मेरे राष्ट्र की व्यवस्था मेरे राष्ट्र के लोगों के लिए होनी चाहिए, न कि किसी विदेशी के लिए। राष्ट्र की संपत्ति हमारे राष्ट्र की है तो वियतनाम के लिए ही होनी चाहिए, ऐसी सोच बने। और इस सोच के अंतर्गत प्यारे बच्चों फ्रांस से युद्ध होता है, लड़ाई लंबी चलती है। लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आपको बता दे रहे हैं, फ्रांस की पराजय के बाद फ्रांस पराजित होता है, जो कि आपको हम बता रहे हैं। फ्रांस की जब पराजय होती है तो वियतनाम दो टुकड़ों में बंट जाता है। ये फ्रांसीसियों की चाल थी। फ्रांसीसियों ने वियतनाम को दक्षिण और उत्तर भाग में बांटने की साजिश कर गए थे, जैसे अंग्रेजों ने भारत को बांटने की साजिश किए थे। उसी तरह से वियतनाम को भी फ्रांसीसियों ने दो भागों में बांटा। पराजित तो हो गए हो, फ्रांसीसी सेना को वियतनामी नौजवानों ने पराजित किया, भूखी खानी पड़ी उनको, लेकिन वियतनाम का बंटवारा होने से कोई रोक नहीं पाया। अब दो भागों में वो बंट गया। तो पहला भाग होता है वियतनाम का प्यारे बच्चों कम्युनिस्टवादी सोच के, यानी उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह जो कम्युनिस्टवादी होता है। कम्युनिस्टवादी का मतलब होता है गरीब, मजदूर और सर्वसाधारण वर्ग के लोगों की सरकार बने। राष्ट्र की संपत्ति सबकी संपत्ति है, ऐसी सोच थी उनकी, ऐसी विचारधारा थी उनकी। और इस विचारधारा के अंतर्गत वियतनाम के उत्तरी भूभाग में, उत्तरी क्षेत्र में एक जो आधिपत्य की स्थिति होती है वह हो ची मिन्ह जो वहां का क्रांतिकारी नेता होता है, उसके नेतृत्व में वहां की सरकार बनती है, जो कम्युनिस्टवादी सरकार के नाम से भी आप जान सकते हैं। उस समय कम्युनिस्टों की स्थिति यह थी कि पूरी दुनिया के लोग इस शासन तंत्र से दूर भागते थे। कौन चाहेगा कि गरीबों की सरकार बने, कौन चाहेगा कि किसानों की सत्ता हो। तो इस तरह की सोच बनी। लेकिन कम्युनिस्टवादी लोग क्या थे, यह जनसाधारण, सर्वसाधारण, दलित, मजदूर, गरीब जनता को साथ में लेकर के शासन चलाने के पक्ष में थे। चाहे इसके लिए शासन को प्राप्त करने के लिए रक्त ही क्यों न बहाना पड़े, इससे वो गुरेज नहीं करते थे। तो इस तरह से कम्युनिस्टी लोगों का जो एक दल था वो उत्तर वियतनाम में होता है, और दूसरा एक सरकार बनी वहां बाओ दाई के नेतृत्व में दक्षिण वियतनाम में, जिसे आप कह सकते हैं कि यह सरकार तो बनाए सब, लेकिन मूलतः यूरोपियन सभ्यता और संस्कृति
से दूर हट करके रहें। दूर हट करके का मतलब है कि ऐसी स्थिति में ये लोग कोशिश रहती है कि इनकी व्यवस्थाएं पहले की ही तरह रहे। अब इस तरह से आपको हमने बताया कि फ्रांस की पराजय के बाद वियतनाम दो भागों में बंटता है। पहला भाग है हो ची मिन्ह के नेतृत्व में कम्युनिस्ट दलों का सरकार बनता है उत्तर वियतनाम में, और दूसरा है बाओ डाई के नेतृत्व में दक्षिण प्रांत में दक्षिण वियतनाम में भी सरकार बनती है, लेकिन यूरोपियन और पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने के लिए लालायित रहते हैं। अब आगे क्या होता है, वियतनाम युद्ध क्षेत्र बनता है। युद्ध क्षेत्र क्यों बनता है? जब कोई भी राष्ट्र आजादी प्राप्त करता है तो उसे और उस राष्ट्र के सामने तमाम समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं से वियतनाम भी छूटा नहीं था। वियतनाम के लोगों ने आजादी के बाद वहां की शासन व्यवस्था को बनाने की कोशिश की है और बना करके उसने सोचा कि यहाँ की जनता की भलाई कैसे हो, जनतंत्र को किस तरह से राष्ट्रतंत्र के रूप में पराजित न हो, व्यवस्थित किया जाए। तो ऐसी स्थिति में प्यारे बच्चों वहां की स्थिति बदलने लगी और विदेशी आताताइयों ने वियतनाम को सही तरीके से रहने नहीं दिया। ऐसे में फ्रांस तो फ्रांस था, जापान भी आया और यहां तक कि अमेरिका भी युद्ध के क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। तो जब वो प्रवेश करता है और प्रवेश करने की जो स्थिति बनती है, उस स्थिति में प्यारे बच्चों यह सारी की सारी दशाएं अस्त व्यस्त हो जाती है। अब हम आपको लेकर के चल रहे हैं वियतनाम युद्ध का क्षेत्र बनता क्यों है। बाओ डाई की सत्ता जल्द ही वहां समाप्त हो जाती है, अर्थात दक्षिण पक्ष की जो सरकार होती है प्यारे बच्चों वह समाप्त हो जाती है, उसका कोई प्रभाव नहीं रह जाता है दक्षिण वियतनाम पर। जब उसका प्रभाव नहीं रहेगा तो कोई भी विदेशी उसे अपने कब्जे में करने की कोशिश करेगा। और अमेरिका जैसा देश सोचता था कि कम्युनिस्ट लोगों की व्यवस्था पूरे राष्ट्र में चले मत, पूरी दुनिया में फैले मत। कई कम्युनिस्टवादी लोग पूरी दुनिया में फैल गए तो हम पूंजीवादी लोगों का सत्ता समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे में अमेरिका भी उसके पक्ष में नहीं था और वियतनाम की आजादी से ज्यादा खलते थे। तो भाई डायो की सत्ता जल्द समाप्त हो जाती है। वियतनाम युद्ध का क्षेत्र बन जाता है, शहर बन जाता है, स्थान बन जाता है। कम्युनिस्टवादी और बौद्ध विरोधी लोगों ने वियतनाम को रण क्षेत्र बनाने में जरा सा कोताही नहीं किया। यानी वियतनाम के दक्षिणी प्रांत में जो कानून बनता है, जो व्यवस्था बनती है, वह लोग ईसाई धर्म का समर्थन करते थे और बौद्ध धर्म का विरोध करते थे। तो ऐसी स्थिति से भी जो है वहां की जो स्थानीय जनता होती है वह विदेशी ताकतों से लड़ने के लिए दोनों हाथ करने की तैयारी बना लेती है। डीएम द्वारा 10 अध्यादेश जारी होता है। 10 अध्यादेश के अंतर्गत वहां ऐसे ऐसे कानून बनाए जाते हैं दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी वियतनाम में कि बहुत सारे देश के लोग उस कानूनों का विरोध करना शुरू कर देते हैं कि ऐसा कानून नहीं होना चाहिए। तो यह कारण भी जो है वहां के युद्ध क्षेत्र का परिणत बनता है। वही नेशनल लिबरेशन फ्रंट द्वारा इस तरह के कानूनों का विरोध भी किया जाता है जो वहां की सत्ताधारी व्यवस्था के पक्ष में होता है, जो वियतनाम को आजाद कराने के पक्ष में होता है, जिसे नेशनल
लिबरेशन फ्रंट के नाम से जाना जाता है। यह विदेशी सेनाओं का, विदेशी लोगों का सहयोग न लेने के पक्षधर है। ये कहता है कि देश मेरा है, शासन मेरी होनी चाहिए, व्यवस्था मेरी चलनी चाहिए। तो इस तरह का नेशनल लिबरेशन फ्रंट जैसे क्रांतिकारी ऑर्गेनाइजेशन होती है वियतनाम की, और इस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत पूरे राष्ट्र को अमन शांति की तरफ चलाने की कोशिश लोग करते हैं। तो इन लोगों ने विदेशी शासन व्यवस्था का, विदेशी हुकूमत का अपने राष्ट्र में इंटरफेयर का इसने विरोध किया और विरोध चलता रहा। अब क्या होता है, अमेरिका का युद्ध में प्रवेश होता है। अमेरिका युद्ध में प्रवेश करता क्यों है? वो कम्युनिस्ट की सोच से डर जाता है। वो कहता है कि पूरी दुनिया कहीं कम्युनिस्ट वाली न बन जाए। तो ऐसे में जो है हमारी सरकार, हमारी हुकूमत, हमारी अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी और हर राष्ट्र चाहता है कि हम पूरी दुनिया पर अपना दबदबा स्थापित करें। तो ऐसे में जो है अमेरिका डर करके इस युद्ध में प्रवेश करता है। इस युद्ध में दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ साथ थाईलैंड भी भाग लेता है। यह लोग आपस में मिल करके राष्ट्रवादी सोच से प्रेरित होकर के, व्यवस्थित होकर के विदेशी ताकतों से लड़ने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा 1965 ईस्वी में प्यारे बच्चों दक्षिण वियतनाम अमेरिका के हाथों का कठपुतली हो जाता है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया है, वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष होता है दक्षिण वियतनाम का, वह अमेरिका के सरपरस्त में आ जाता है और अमेरिका के सरपरस्ती में उसकी चापलूसी करता है, अपने यहाँ विदेशी सेना को शह दे देता है और वह सेना अब उसके ही वियतनाम के लोगों के जान की दुश्मन बन जाती है। तो स्थिति वहां बदल जाती है। आजादी होने के बाद भी वह लोग युद्ध से उबर नहीं पाते हैं और अमेरिका जैसा धुरंधर देश जब वहां प्रवेश करता है प्यारे बच्चों, तो समझ लीजिए कि मौत का नाश शुरू हो जाता है। करता क्या हो अमेरिका? 1965 में जब दक्षिण वियतनाम उसके कब्जे में हो जाता है अमेरिका के, तो फिर अमेरिका अपना युद्ध कौशल दिखाना शुरू कर देता है। अंतरराष्ट्रीय संघ बोलता है कि वहां की सैन्य हथियारों को मत छोड़िए, लेकिन अमेरिका को आज तक पूरी दुनिया के लोग न तो संगठित होकर के रोकने की कोशिश कर पाए और न अमेरिका अब तक किसी देशों से डरता है। वह एक तानाशाह राष्ट्र है, जैसा चाहता वैसा कर देता है। गरीबों के ऊपर, गरीब राष्ट्रों के ऊपर, कमजोर राष्ट्रों के ऊपर सारे राष्ट्रों की हुकूमत चलती है, मान मनोबल चलता है। लेकिन जो सशक्त हो, शक्तिशाली हो, हथियारों से संपन्न हो, उसकी चापलूसी पूरी दुनिया के देश करते हैं। तो कौन वियतनाम के पक्ष में जाएगा? अर्थात अंतरराष्ट्रीय संघ के नियमों की बखिया उधारते हुए अमेरिका में नापाम नामक एक डिजाइन हथियार होता है। नापाम वो हथियार है जो आग उगलता है, लोगों को अपंग बना देता है। अर्थात वियतनाम में आग लग जाती है, वियतनाम के बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्रियां, पुरुष सब लोग मारे जाते हैं। लेकिन पूरी दुनिया के लोग आग पर पट्टी बांध करके वैसे सिर्फ यह कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लोग संगठित नहीं हो पाए। यह वियतनाम के नौजवानों ने किया। वह लोग खड़े हुए अपने ताकत और पौरुष के बल पर उन लोगों ने कहा कि अमेरिका को भी यहाँ से भगाएंगे। वियतनाम किसी धर्मशाला की स्थिति नहीं है कि जो आएगा यहाँ पर टिक जाएगा। तो वियतनाम के नौजवानों के ऊपर नापाम जैसा निशाना बम छोड़ा गया, एजेंट ऑरेंज जैसा विस्फोटक पदार्थ छोड़े गए और कारपोरेट बमों के द्वारा वियतनाम पर वर्षा किया गया। लेकिन इसके बाद भी वह सब लड़ते गए और अंतरराष्ट्रीय संघ के द्वारा जेनेवा में एक फैसला किया गया कि अमेरिका वहां से अपनी सेनाओं को वापस करे। 15 अगस्त 1972 में अमेरिकी
चीनी सेना की भागीदारी के हिस्सा का वहां अंत हुआ और वहां से उनकी सेना वापस आने के लिए तत्पर होने लगे, यानी उनको भगाया गया। इसके अलावा अप्रैल 1975 में वियतनाम का अधिकार साइगान पर हो गया, यानी फ्रांस को भगाता है, अमेरिका को भगाता है और युद्ध लड़ते लड़ते साइगान को भी वियतनाम के नौजवानों ने, वियतनाम की संयुक्त सेना ने अपने कब्जे में कर लिया साइगान को। और 1973 में वियतनाम एक हो गया, यानी जो उत्तर और दक्षिण का झमेला था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम का जो एक बंटवारा था, वह बंटवारा समाप्त हो जाता है और उत्तर और दक्षिण वियतनाम आपको बता रहे हैं कि संयुक्त वियतनाम के नाम से जाना गया। त्रियु अयु नामक एक महिला थी जो विशाल सेना लेकर के चीनी शासकों के खिलाफ मुखर हुई, प्रकाश में आई। तो वियतनाम में भी तमाम औरतें ऐसी थी, बूढ़ी जवान, जो भी औरतें वयस्क, जो भी औरतें थी, वह लोग भी राष्ट्र की आजादी के लिए कंधे से कंधे मिला करके राष्ट्र की आजादी का उद्घोष करते हुए युद्ध क्षेत्र में बदलना शुरू कर दे। और 30 अप्रैल 1975 में वियतनाम की गणतंत्र राज्य की मान्यता मिली। इसके अलावा कुछ टिप्स हैं, जैसे कोलोन से क्या तात्पर्य आपको आज हम बताने रहे हैं। वियतनाम में फ्रांसीसी लोग जो रहा करते थे उन्हें कोलोन कहा जाता था। इसके अलावा प्यारे बच्चों, श्याम से तात्पर्य था एक थाईलैंड का प्राचीन नाम होता है। तो इस तरह से आज हम इंडो चाइना राष्ट्रवादी आंदोलन का यह लेसन समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर नए लेसन, नए सब्जेक्ट के साथ आप लोगों के सामने प्रवेश करेंगे, उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।